कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। थॉमस हॉब्स करना है आज हमने और जॉन लॉक करना है, ठीक है। तो आज मैंने क्लास 10 मिनट पहले एंड कर देनी है, तो स्पीडली काम करना पड़ेगा आज। फिर पीएमएस नहीं देना आप लोगों ने? पोलसाई अभी मैंने पढ़ानी है, तो पोलसाई तो जल्दी जल्दी खत्म करनी है, मतलब इसी महीने में। हाँ, इकट्ठी करानी है। नहीं नहीं, मैं इकट्ठा करा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मुझ पे ही बर्डन हो जाएगा बाद में। फिर आपने कल आना है मेरे पास, क्योंकि मेरी असल में अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मुझे फिर वहां से लेट हो जानी है। मैं इसीलिए पूरा कैलकुलेट करके आई हूँ कि मैं 6:50 से आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। ओके, थॉमस हॉब्स जल्दी से निकालें अपने पेन पेंसिल और पेपर जो भी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? सब कुछ क्लियर है? थॉमस हॉब्स मैंने हॉब्स ही लिखा है। स्लो बोलूं? अच्छा, मुझे लगा शायद मुझे कह रही हैं आप। मेरे वैसे तेज बोलने से बहुत लोगों को एतराज है। ओके, 1588 to 1679। आप लोगों की फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, आप दोनों की पहले भी ली हुई है पोलसाई की? अच्छा, आपने ली हुई है, आपका मुझे याद नहीं है। ठीक है, यानी कि दोबारा से स्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा ना कुछ भी। ओके, सबसे पहले हम इनकी बायोग्राफी लिखते हैं। बायोग्राफी में ये पैदा हुए थे वेस्टपोर्ट, इंग्लैंड में। वेस्टपोर्ट, इंग्लैंड, ठीक है। राइटिंग्स इनकी, या जो इनका रिटन वर्क है, उसमें हमारे पास आ जाती है द एलिमेंट्स ऑफ लॉ। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है डिसाइव, DCIVE। और नंबर 3 हमारे पास आ जाता है लेवियथन, लेवियथन, ठीक है। ये इनकी राइटिंग्स हैं। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, दूसरी डिसाइव, और तीसरी लेवियथन। हाँ, इस पे MCQ भी आता है। कॉन्टेक्स्ट, अब हम आते हैं कि कौन सी सिचुएशंस तब प्रिवेल करी थी जिसकी वजह से इन्होंने अपनी थ्योरी दी। कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हमारे पास है कि सिविल वॉर चल रही थी यूके में। सिविल वॉर इन यूके, यानी कि एक तरफ जो है वो रिपब्लिकन्स थे और दूसरी तरफ जो है वो डेमोक्रेट्स थे। इनमें लड़ाई चल रही थी कि हमारे पास रूल आए, और दूसरे कह रहे थे कि हमारे पास रूल आए, ठीक है। रिपब्लिकन्स वर्सेस रॉयलिस्ट, सॉरी। रिपब्लिकन्स वर्सेस रॉयलिस्ट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट इनका यह था कि उस टाइम इनलाइटनमेंट पीरियड चल रहा था। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। इनलाइटनमेंट पीरियड चल रहा था। इनलाइटनमेंट पीरियड का मतलब ये होता है कि उस टाइम जो है वो न्यू व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर इंट्रोड्यूस कराए जा रहे थे, यानी कि इंसान की जो क्वालिटीज थी उसके बारे में बताया जा रहा था। इनलाइटनमेंट का क्या मतलब होता है कि इनलाइटन करना। तो उस टाइम लोगों को जो है वो न्यू ह्यूमन नेचर के बारे में सिखाया जा रहा था, रिलीजियस चीजों से
बातें जो है वो बढ़ गई थी। जैसे हमने देखा था ना, मैकियावेली के जमाने में क्या था, पॉप्स के पास पावर थी, रिलीजन को बहुत ज्यादा डोमिनेंस थी, तो अब उनको रिलीजन और वो पुरानी जो चीजें थी उनमें से निकाल के और नया इंसान मुतारिफ कराया गया, ठीक है, न्यू ह्यूमन वैल्यूज की तरफ हम उनको लेके आए थे। रैशनैलिटी, रैशनल थॉट्स पे फोकस किया जा रहा था। इनलाइटनमेंट पीरियड में क्या होता है कि रैशनैलिटी सिखाई जाती है, न्यू नेचर ऑफ ह्यूमन। ये दो उस टाइम जो है वो कॉन्टेक्स्ट चल रहे थे। थर्ड हमारे पास आए बेसिस ऑफ फिलोसफी पे। इनकी फिलोसफी किस चीज पे बेस करती है? नंबर वन जो है वो हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक मटेरियलिज्म। इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक मटेरियलिज्म, ठीक है, जैसे रैशनल थॉट्स हमने पढ़ा तो ये सेम वही चीज है। फिजिकल साइंसेस, मैथ्स में एडवांसमेंट्स हो रही थी, इंसान को शऊर आ रहा था, ठीक है, तो साइंटिफिक मटेरियलिज्म हमारे पास था। दूसरा, पेसिमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। पेसिमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। पेसिमिस्टिक कंसेप्शन का मतलब ये है कि ये कहते थे कि इंसान जो है वो बुरा है, इंसान, जैसे हमने मैकियावेली में पढ़ा था ना पेसिमिस्टिक कंसेप्शन, वो भी यही कहते थे कि इंसान बुरा है, ब्रूटल है, नास्टी है, ग्रीडी है, अपॉर्चुनिस्ट है, वो अपने जो रिलेशंस है मतलब के लिए बना रहा होता है। तो ये भी सेम यही कहते थे कि इंसान जो है वो पेसिमिस्टिक है, उसको उस हिसाब से रूल करने के लिए हमारा जो रूल है इंसान के नेचर को देख के होना चाहिए। थर्ड जो चीज है वो कहते थे ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट फर्स्ट स्टेज से पढ़ रहे हैं कि स्टेट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। फोर्थ, नो रूम फॉर नो रूम फॉर हिस्ट्री और रिलीजियस अथॉरिटी। नो रूम फॉर हिस्ट्री और रिलीजियस अथॉरिटी, यानी कि अब हिस्ट्री और रिलीजियस अथॉरिटी की कोई जगह नहीं है, अब रैशनैलिटी की बेस पे जो है वो प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट मेन हेडर पे आए, हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मेन हेडर। ये हमारे पास मेन हेडर हो गया। हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में एब्सोल्यूटिज्म के कंसेप्ट को एडवोकेट किया। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये होता है कि एक ही बंदा हो, उसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है ऑल पावरफुल सुप्रीम स्टेट। यानी कि वो जो स्टेट का रूलर है उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी और वही सिंगल जो है वो सारी पावर होल्ड की हुई हो। यही कंसेप्ट जो है वो लेवियथन में बताया गया। लेवियथन का जो मतलब है वो यही है, ऑल पावरफुल सुप्रीम स्टेट। अब हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में 5 चीजें हमने हैं, जो सब हेडर्स हैं वो 5 हैं, छोटे छोटे वो हमने पढ़ने हैं। नंबर 1, ह्यूमन नेचर, हॉब्स कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। हॉब्स कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के बारे में ये कहते थे कि आदमी जो है वो सेल्फ, ये लिखते जाए, अब वर्बली में बता रही हूँ, ये कहते थे कि मैन इज ड्राइवन बाय इम्पल्सिस, इम्पल्सिस, इम्पल्सिस। दूसरा वो कहते थे कि मैन इज सेल्फ सेंटर्ड, इगोइस्टिक, सेल्फ सीकिंग, फेयरफुल,
self centered, egoistic, self seeking, fearful. Number 3, wish to acquire unlimited power. Wish to acquire unlimited power, यानी कि वो चाहता है कि उसके पास अनलिमिटेड पावर हो. मैन इज ग्रीडी एंड नास्टी. जितनी भी इंसानों की बुराइयां हैं वो सारी उठा के इसमें लिख देनी है. इंसान इतना बुरा है, ठीक है. उसने कहा कि लड़ाई 3 बेसिस पे होती है. नास्टी, NASTY, लेवियथन में. हाँ, उसने कहा कि इंसान में जो लड़ाई होती है ना वो 3 वजूहात की बेस पे होती है. 3 प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ चल क्यों नहीं रहा. 3 प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ क्वेरल. अच्छा, ऐसे लिख लें आप लोग. उसने कहा कि 3 प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ क्वेरल में सबसे पहले हमारे पास है कंपटीशन. नंबर 2, डिफिडेंस. डिफिडेंस, DIFFIDENCE, diffidence. And number 3 is glory. Competition, diffidence and glory. DIFFI जिसे डिफरेंस होता है, DIFFIDENCE, डिफिडेंस. ठीक है. सारी उसने इंसान की बुराइयां बता दी. उसने कहा कि इन 3 वजूहात की बेस पे वो आपस में लड़ता रहता है. ठीक है, वो लड़ता रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, यानी कि जो किंग है वो स्ट्रांग होना चाहिए. हमने पढ़ा ना कॉन्टेक्स्ट में, रॉयलिस्ट और रिपब्लिकन आपस में लड़ रहे थे. रिपब्लिकन और रॉयलिस्ट, तो वो रॉयलिस्ट को सपोर्ट करता था. रॉयलिस्ट का मतलब क्या होता है कि किंग. रिपब्लिकन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट जैसे होती है ना, डेमोक्रेसी. रिपब्लिकन में बहुत सारे लोग होते हैं जो रूल कर रहे होते हैं. रॉयलिज्म में सिंगल रूलर होता है. तो ये कहता था कि वो सिंगल एब्सोल्यूट रूलर होना चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो बुरा है. दूसरा सब हेडर दें, हॉब्स कंसेप्शन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर. ये आपसे पढ़े ही नहीं जाने. होप्स, मैं सारी चीजें यहाँ पे लिखवा रही हूँ आप लोगों को. होप्स कंसेप्शन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर का मैंने बताया था ना क्या होती है, यानी कि उस वक्त हालात क्या थे, नेचर की स्टेट क्या थी, कुदरत उस टाइम कैसी थी. ठीक है, कुदरत के हालात कैसे थे. नेचर ऑफ स्टेट और स्टेट ऑफ नेचर में फर्क होता है. उस टाइम सिचुएशन कैसी थी, लिखें. कोटेशंस हैं छोटी छोटी. अ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन. अ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन. नंबर 1. नंबर 2, might was only right. दे दे, इसकी इन्हीं की बुक्स में से कोई दे दे. ठीक है, ये उनकी अपनी कोटेशंस हैं. might was only right. Number 3, greed of power after power. Power after power. Next, kill what you can and usurp what you can. USURP लिख रही हूं यहाँ पे. usurp what you can यानी कि उस चीज को ले लो जो मिलती है आपको. जो सामने आता है उसको मार दो, जो चीज मिलती है उसको ले लो. लाइफ वॉज पुअर एंड शॉर्ट. लाइफ वॉज पुअर एंड शॉर्ट. ठीक है, तो ये सारी बातें आपने बता देंगे कि उस वक्त हालात जो हैं वो इस तरह के होते थे. नेक्स्ट, थर्ड सब हेडर पे आ जाएं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब इसने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी नेचर कैसी थी. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव ये था. नंबर 1, मोटिव. अभी हम इसमें पॉइंट्स लिख रहे हैं, बुलेट्स पे ना लें या पॉइंट्स लिख रहे हैं. मोटिव वाज मैन्स डिजायर टू सीक पीस एंड सिक्योरिटी.
मोटिव वॉज मैन्स डिजायर, जल्दी जल्दी से लिखें, टू सीक पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर 2, बर्थ ऑफ स्टेट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोगों के दरमियान में तो स्टेट बनी। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट स्टेट केम इनटू बर्थ। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट वाज सोशल एंड म्यूचुअल। यानी कि तमाम लोगों ने मिलके किया और वो सोशल था। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट वाज बाइंडिंग, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूलर्स और जो रूल्ड वन। मैं इसको पूरा बताती हूँ कि इन्होंने कैसे जो है वो बात की थी। कॉन्ट्रैक्ट वाज बाइंडिंग, और डायग्राम भी बता देती हूँ आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखना कैसे है। नेक्स्ट लिखिए बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी। अब ये हमने फीचर्स कर लिए कि कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या क्या थे। हाँ, एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपने भला किस तरह से लिखना है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट्स निकाल लेनी है नेट से। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वी द पीपल एग्री टू ओबे द लॉ एंड रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ सोवराइन हुज पावर इज एब्सोल्यूट। ठीक है, ये कोटेशन है उसकी प्रॉपर, ये आप लोगों ने लिख लेनी है। अब कॉन्ट्रैक्ट लिखना, ये कोटेशन कहाँ पे लिखनी है और कैसे लिखनी है, इसकी इस तरह से डायग्राम बनानी है। मूवीज देखते हैं ना आप लोग, वो बादशाह के पास कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेके जाता है, वो ऐसे ओपन करता है ना, तो वही वाला कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने ड्रॉ करना है इस तरह से, इस तरह से, सॉरी, ठीक है, वो ड्रॉ करना है प्रॉपर, और यहाँ पे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। ठीक है, वी द पीपल एग्री टू ओबे द लॉ एंड रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ सोवराइन हुज पावर इज एब्सोल्यूट, यहाँ पे इसी शेप में लिखना है। सब कुछ है, लेकिन वो मेरा घर पड़ा हुआ है, मेरा घर बहुत दूर है, दिखाऊंगी किसी दिन फुर्सत मिली तो, ठीक है। मेरे घर में बेचारे मेरी अम्मा अब्बा है, उनको क्या पता कैसे करानी है पिक्चर्स, कैसे बनानी है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि हो सकता है मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ इसमें। वी द पीपल एग्री टू, मिल जाएगी आराम से, आराम से मिल जाएगी, हाँ, ठीक है। वी द पीपल एग्री टू ओबे द लॉ, आगे डॉट 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 लगा लें, इसकी कोटेशन निकाल लें कि इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कोटेशन क्या है। चले नेक्स्ट, फोर्थ हेडर, हॉब्स व्यू ऑन सोवेरेनिटी ऑफ द स्टेट। ये उसी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमारा फोर्थ हेडर बनता है। होप्स के व्यूज क्या है सोवरेनिटी ऑफ स्टेट पे? नंबर 1, सोवरेनिटी इज नेसेसरी एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट। ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इसकी आप लोगों ने अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स लिख लिया करनी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें नहीं लिखवाई जा सकती, मेन मेन चीजें मैं बता रही हूँ। सोवरेनिटी इज नेसेसरी एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट, एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट। नंबर 2, sovereignty means all powerful authority within the state. Sovereignty means all powerful authority within the state. Within the state. ओके, सोवरेनिटी के फीचर्स लिखें, इसी सेकंड पॉइंट के अंदर लिखें कि सोवरेनिटी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सोवरेनिटी एब्सोल्यूट होती है, नंबर 1, इररिवोकेबल होती है, नंबर 2, इररिवोकेबल, अनलिमिटेड होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है,
इनएलियनेबल होती है, इनएलियनेबल। इसी बुलेट के अंदर लिख देनी है कि हॉब्स कहते हैं एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी होनी चाहिए और सोवेरेनिटी के ये फीचर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखे, हम सेकंड पॉइंट में डाली ना हमने ये सारी चीजें। थर्ड पॉइंट में लिखे सोवेरेनिटी प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम इंटरनल डिसरप्शन, from internal disruption and external aggression. Internal disruption and external aggression. Sovereignty is fountain of justice and honor. Fountain of justice and honor. फाउंटेन ऑफ जस्टिस एंड ऑनर, ठीक है। इन्होंने कहा कि सोवरेनिटी की 3 टाइप्स होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी लिखे, चार्ट है इसी में ही। उसने कहा कि वेरियस टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी होती है, जैसे कि मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी, और उसने कहा कि मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये रॉयलिस्ट को सपोर्ट करता था। रॉयलिस्ट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। उसने कहा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोवरेनिटी होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट फॉर्म ऑफ सोवरेनिटी है वो है मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है कि सिंगल मैन रूल। फिफ्थ इसी के अंदर जो पॉइंट है वो है हॉब्स एडवोकेसी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। हॉब्स एडवोकेसी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, पीछे वाला चार्ट आप इसमें भी बना सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। हॉब्स एडवोकेसी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। अब उसने कहा कि इंग्लिश सिविल वॉर इस वजह से होती है क्योंकि जो किंग था, पहले सुन लें फिर इसको लिख लें। उसने कहा कि इंग्लिश सिविल वॉर इस वजह से हुई कि जो किंग था ना, उसने अपनी पार्लियामेंट को ग्रो करने दिया। अगर वो किंग अथॉरिटेरियन होता, कभी भी अपने लोगों को वो ग्रो ना करने देता। जब उसके लोग ग्रो हुए, स्ट्रांग हो गए, तो वो किंग के ही सामने आ गए, ठीक है। इस वजह से उसने कहा कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है। तो उसने कहा कि अब दोबारा से इन बैलेंस ऑफ पावर को खत्म करने के लिए किंग को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसकी पार्लियामेंट ग्रो ही ना कर सके, ठीक है। तो सिविल वॉर की वो यही रीजन बताता है कि किंग और जो रिपब्लिकन्स थे वो आमने सामने हो गए। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, the reason of English Civil War was king's incapacity to retain full sovereignty, to retain full sovereignty, full stop. He allowed parliament to grow up as an independent, he allowed parliament to grow up as an independent rival power, rival power. ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद लीगेसी और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखें। इनको जॉन लॉक ने फॉलो किया। हाँ, बस इतनी सी बात है। सॉरी, इनकी एक ही थेरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी। उसमें हमारे पास 5 में जो सब हेडर्स हैं वो आते हैं। छोटी सी थेरी है इनकी। अगले जो जॉन लॉक है उनकी भी यही सेम थेरी है इसी तरह से, और रूसो की भी।
लिगेसी में जॉन लॉक, और जो मिडिल ईस्ट में मोनार्कीज थी वो हॉबीसियन इन नेचर थी। मोनार्की, मिडिल ईस्ट में मोनार्कीज थी ना, सीरिया में देखें, यमन में देखें, ठीक है, तो वो हॉबीसियन इन नेचर है। हाँ, जॉन लॉक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसे जॉन लॉक जो सालवी ने किया उसको आंसरेबल लगता है। हम क्या पढ़े हैं, जॉन लॉक पढ़े हैं, थॉमस हॉब्स पढ़े हैं। तो लॉक कहाँ से आ गया? लॉक का मैंने बताया कि उसने इनको पढ़ा था और फॉलो किया था। लॉक तो ओपोजिट थे इनके पूरे। लॉक तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, जॉन लॉक ने इन्हें फॉलो किया, इनको पढ़ा, और मिडिल ईस्ट की जो मोनार्कीज थी वो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन लॉक। हाँ जी, नहीं मैंने जाना है, मैंने 50 पे जाना है। ये वाली पढ़ाई आपकी कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ ऑनलाइन सीटीपी में हाल हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं 8:30 से लेकर 1 o'clock तक हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, हम हिल भी नहीं सकते। तो ये कुछ भी नहीं है, तो यानी कि पढ़ाई आपकी इन शॉर्ट बंद नहीं होगी। और हमें तनख्वाह फिर भी नहीं मिल रही ऑनलाइन की, ठीक है। नहीं बैठा जाता, बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। नेक्स्ट हमारे पास आए जॉन लॉक। जॉन लॉक हमारे पास 1632 1632 मैंने 73 कैसे लिख लिया वैसे? 1632 से 1704। बायोग्राफी पे आए। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी में वो आ जाते हैं ना, मिडिल ईस्ट की मोनार्कीज, वो इसी में ही आती है, ठीक है। बायोग्राफी में नंबर 1, ये बर्थ कहाँ पैदा हुए थे? सॉमरसेट इंग्लैंड में। सॉमरसेट इंग्लैंड में पैदा हुए। अच्छा, इनकी वर्क लिखे इनका। essay concerning human understanding, essay concerning human understanding, ये इनके essay का नेम है, इनकी बुक का नेम है, ठीक है। नंबर 2, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी जो है वो वर्किंग्स है। कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि उन दिनों में हालात क्या चल रहे थे। हालात वही सेम थे जैसे थॉमस हॉब्स के जमाने में थे, कि सिविल वॉर चल रही थी। यूके सिविल वॉर, एक तरफ रिपब्लिकन्स थे, दूसरी तरफ रॉयलिस्ट थे, ठीक है। अब ये जो थे अपने फादर के इन्फ्लुएंस में थे। इनके फादर, जब ये वॉर ब्रेक होती है ना, तो इनके फादर रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अपने फादर की वजह से ये भी जो लॉक हैं, अच्छा तो बोलती जाऊं, ठीक है, मेरे लिए आसान काम हो गया। ओके, फादर के इन्फ्लुएंस में थे, फादर ने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया तो इन्होंने भी उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखें, दूसरा ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा था तब, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 भी कहते हैं। ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ 1688।
1688। अच्छा, इसमें ना आपने बातें लिख लेनी है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ। तब किंग चार्ल्स टू, ये लिखते जाए, जो वर्ड्स आ रहे हैं ना कीवर्ड्स वो लिख लें। किंग चार्ल्स टू तब रूल कर रहा था। उसको फील हुआ, क्योंकि किंग अब रॉयलिस्ट है, तो ये लोग रिपब्लिकन हैं, ठीक है। किंग को फील हुआ कि जॉन लॉक जो है वो इसके अगेंस्ट कॉन्स्पाइरेसी कर रहा है, ठीक है। तो ये भाग गया और इसने अजाइलम सीख की, ठीक है, पनाह ली इसने। कहाँ पे? हॉलैंड में। किंग चार्ल्स टू इधर रूल कर रहा है, रॉयलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये, और इसका अब्बा जो है वो रिपब्लिकन है। किंग को फील हुआ, ये भाग गया हॉलैंड, ठीक है। हॉलैंड जब जाता है तो इसकी अजाइलम में मुलाकात होती है विलियम ऑफ ऑरेंज से। फ्लो चार्ट बना के उसको भी लिख लें, बाद में स्टोरीज की प्रिपेयर कर लेनी है आपने। विलियम ऑफ ऑरेंज से, ऑरेंज। हाँ जी। और वही विलियम ऑफ ऑरेंज जो है, इनकी दोनों की दोस्ती हो जाती है, और कुछ अरसे बाद यही किंग बन जाता है, विलियम ऑफ ऑरेंज। ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बाद ये किंग बन जाता है। नहीं, वैसे बन जाता है, रेवोल्यूशन आता है ना, तो ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बाद किंग बन जाता है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि इसका एक्सपोजर ज्यादा था, ये किंग्स के साथ भी रहा, रिपब्लिकनिज्म का इस पे इंफ्लुएंस था, तो इसको चीजें क्लोजली देखने को मिली। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में लिख लें कि इसने वेरियस इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी ऑक्यूपाई की थी, यानी कि इसने डिप्लोमैट के तौर पर भी काम किया था, और ये सिविल सर्वेंट भी रहा था। तो सिविल सर्वेंट जो होता है वो रिपब्लिकनिज्म को सपोर्ट कर रहा होता है। चले नेक्स्ट अब आए बेसिस ऑफ फिलोसफी, जल्दी से, वी आर लेफ्ट विद 14 मिनट्स। बेसिस ऑफ फिलोसफी में सबसे पहले आएगा सेंसेशनलिज्म, हमें नजर आता है। सेंसेशनलिज्म का मतलब ये है कि सारा नॉलेज और बिलीव्स सेंसेस और एक्सपीरियंस से आता है। सेंसेशनलिज्म, आगे एरो लगा के लिख लें, ऑल नॉलेज एंड बिलीव्स कम फ्रॉम, ऑल नॉलेज एंड बिलीव्स कम फ्रॉम आवर सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। दूसरी बेसिस ऑफ फिलोसफी है ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट, ये तो सब में आता है, एक्सपीरियंसेस। ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ नेचर, ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। थर्ड, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म किसने पढ़ा था हमने? बेंथम में, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपको, तो आपको पता चल गया ना, पेन एंड प्लेयर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वही बात उठानी है, इसमें लिख देनी है। नंबर 4, ऑप्टिमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। हाँ, ये कहते हैं कि इंसान अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। नंबर 5, रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की बेस्ड ऑन डिवाइनिटी, डिवाइन जैसे होता है ना, तो डिवाइनिटी एंड हेरिडिटी, हेरिडिटी। जॉन लॉक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मेन हेडर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मेन हेडर हमारे पास है, एक ही थ्योरी, सेम वही है, वही हेडिंग्स आएंगे। इसमें हमारे पास नंबर 1 आ जाएगा ह्यूमन नेचर, मतलब जॉन लॉक व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर। इन्होंने कहा ही बिलीव्ड इन गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर,
गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, इसने कहा कि पीपल आर सफिशिएंटली रैशनल, सफिशिएंटली रैशनल। फिर इनकी कोटेशन लिखे, ऑल men आर नेचुरली इन अ स्टेट ऑफ इक्वालिटी, all men are naturally in a state of equality, naturally in a state of equality, and all people are born free. People are born free. दूसरा सब हेडर लिखें, Locke's perception of state about state of nature. Nature. Number 1, अब ये बुलेट्स में लिखते जाएं. Number 1, state of nature was pre-political but not pre-social. State of nature was pre-political but not pre-social. Pre-social. Number 2, under natural law but not pre-social. अंडर नेचुरल लॉ थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कानून हो ही ना, नेचुरल लॉ था वहां पे, नेचुरल लॉ. नंबर 3, नॉट अ स्टेट ऑफ वॉर बट ऑफ पीस एंड गुडविल, ऑफ पीस एंड गुडविल. Number 4, equality in personal liberty. In personal liberty. बट अब नेक्स्ट बात समझ लें, उसने कहा कि ये सब चीजें बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब सिविल लॉज नहीं होते, ठीक है, नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग तो वो इंसान रूल कर लेते, लेकिन इस चीज को फर्दर फ्यूचर में प्रिजर्व रखने के लिए, फर्दर के इम्बैलेंस ऑफ पावर ना हो, ठीक है, तो हमें एक स्टेट के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहिए कि आप यही जो चीजें सिचुएशन प्रिवेल कर रही है ना अभी, ये हमेशा के लिए ऐसे ही चलती रहे, ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि कोई वॉर स्टार्ट हो जाए या कभी जो है वो कोई पावरफुल हो जाए. तो इस चीज को प्रिजर्व रखने के लिए उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया. पिछले ने क्यों दिया था, उसने कहा था कि वॉर चल रही है, उसको रिवर्स करने के लिए. इसने कहा कि अभी चीजें बेहतर चल रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा चलता रहे तो हम आपसे जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. थर्ड सब हेडर पे आए, लॉक्स व्यू ऑन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो हेडर जैसे हमने पीछे दिया था. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसने कहा पर्पस ऑफ इसका कॉन्ट्रैक्ट लिखें. अब इसमें भी बुलेट्स आएंगी. नंबर 1, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ, protection and preservation of life, liberty and property. अब इसका कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस करता था, was based on 2 कॉन्ट्रैक्ट्स. फीचर्स कर लें, फीचर्स में ही सारी बातें बता दे रहे हैं. पहले कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटी बनती है. बाय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सिविल सोसाइटी वाज फॉर्म्ड, ब्रैकेट में स्टेट लिख लें. दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड. नेक्स्ट फीचर्स में लिखें, कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पेसिफिक नॉट जनरल. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ना
किस तरह से हुआ, इसका एक थीम समझ लें। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे उनका रूलर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये सारे लोग जाते हैं अपने रूलर के पास, इसको इमेजिन करें। वो कहते हैं कि हमारे जितने भी राइट्स हैं वो हमसे ले लो। अभी हम जा रहे हैं थॉमस हॉब्स वाला, ठीक है। सारे वो बुरे लोग हैं, वो सारे कह रहे हैं कि हमारे सारे राइट्स ले लो लेकिन हमें अमन दे दो, ठीक है। ये हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने किया। लॉक के कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, वही सारे लोग हैं, वो अपने रूलर के पास खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे सारे राइट्स ना लो, हमें कुछ राइट्स दो, कुछ राइट जो हमारे, यानी कि हम पे कुछ ड्यूटीज इंपोज करो और हमारे राइट्स होंगे। ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने सारे नेचुरल राइट्स को नहीं छोड़ रहे। यही जो लाइन मैंने बताई है ना कि कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पेसिफिक नॉट जनरल। जनरल होता तो क्या होता कि वो सारे के सारे अपने राइट्स छोड़ देते, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक था। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑल ऑफ आवर नेचुरल राइट्स, बट हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग ऑल ऑफ आवर नेचुरल राइट्स but giving an authority to interpret and execute the laws of nature. यानी कि हम अपने सारे राइट्स नहीं दे रहे, सिर्फ आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप लॉज ऑफ नेचर को इंटरप्रेट करें और एग्जीक्यूट करें, दैट्स इट। नेक्स्ट, नो एब्सोल्यूट सोवराइन। नेक्स्ट फीचर है कि सोवराइन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वन पावरफुल सुप्रीम स्टेट का जैसे कंसेप्ट पढ़ा था कि एक ही जो रूलर है उसी के पास सारी अथॉरिटी होगी। नो एब्सोल्यूट सोवराइनिटी। कॉमा लगा के आगे लिख लें, कम्युनिटी वुड बी सोवराइन, लोग सोवराइन होंगे, ठीक है, वुड बी सोवराइन। नेक्स्ट लिखें, इसी के अंदर फोर्थ सब हेडर हमारा आ जाएगा, लॉक्स व्यूज अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। हमने देखा ना इनके कॉन्ट्रैक्ट से दो चीजें बनती हैं, एक स्टेट बनती है जिसको सिविल सोसाइटी हम कह रहे होते हैं, दूसरा हमारे पास गवर्नमेंट बनती है। स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब इसने कहा कि स्टेट और गवर्नमेंट में फर्क होता है, ठीक है, क्या फर्क होता है उसको लिखें। उसने कहा स्टेट इज सुपीरियर देन गवर्नमेंट, superior than government. People have right to revolt against government but not state. Against government but not state, ठीक है। उसने कहा कि लोग हुकूमत के खिलाफ तो रिवोल्ट कर सकते हैं बट स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे लोग, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट लिख लें, एम्फेसाइज पॉपुलर सोवरेनिटी। पीछे हमने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी हॉब्स में, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब यह होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो लोग होंगे वो सोवराइन होंगे, लोगों की बात सुनी जाएगी। फिफ्थ सब हेडर लिखें, लॉक्स एडवोकेसी ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जल्दी से लिखें, वी आर लेफ्ट विथ 3 मिनट्स। ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें उसी तरह से चार्ट बनाएं। इसने कहा कि 3 तरह की सोवराइन्स होती हैं, मैं बना देती हूँ, आप लोग बनाए, मैं बता रही हूँ। 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, ये वाला मैंने कंप्लीट करा के जाना है। नंबर 1 मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। हेडर का नेम है लॉक्स एडवोकेसी ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि 3 तरह की सोवराइन या 3 तरह की हुकूमत होती है, जैसे हमने पीछे हॉब्स में पढ़ा था, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी।
हॉब्स ने कहा था कि मोनार्की बेस्ट है, इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनवा रही हूँ, उसको आपने ऐड कर लेना, फिर हमारे पास आ जाती है इसकी लीगेसी और खत्म। डायग्राम हमारे पास है गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पीपल। कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पीपल, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इनके दरमियान में इंटरडिपेंडेंस होती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स, और लोग क्या करते हैं, रिप्लेस और ओवरथ्रो। ओवरथ्रो, पीपल हुकूमत को पावर देते हैं, गिव पावर। और ये जो है, ये डायग्राम अभी मैं बता देती हूँ, अभी बना ले। मिसयूज पावर, ये इन्होंने एक डायग्राम दी, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हुकूमत लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लोग हुकूमत को रिप्लेस करते हैं और ओवरथ्रो करते हैं। लोग जो है वो हुकूमत को पावर देते हैं और हुकूमत जो है वो मिसयूज करती है उस पावर को। ये उन्होंने एक डायग्राम बनाई। जल्दी से लीगेसी लिखें। लीगेसी में एक ही बात है, थॉमस जेफरसन, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने इनको पढ़ा और इनकी फिलॉसफी में से ओपनिंग लाइन जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की है वो उन्होंने यहीं से उठाई थी। मिसयूज पावर। आपने कौन सी सोर्स पे तैयारी की आपने? 2024 में 2-3 से की थी, 25 में 2-3 और ऐड कर दी थी, तो ये उनको मिला के नोट्स बनाए हुए हैं। एक तो अली नकवी की बुक है जिसे हम बेस बनाते हैं, दूसरा मैंने किया था नियर पेयर की बुक से देखे थे, द पॉलिटिक बुक देखी थी, और द पॉलिटिक्स बुक, हाँ उसमें जो डायग्राम, जो सेजिस ऑफ एजिस से कोटेशंस निकाली थी, सेजिस ऑफ एजिस से, और इंटरनेट से निकाला था कुछ डाटा, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी खुद से निकाली थी इस तरह से मिला के। लीगेसी, हाँ। थॉमस जेफरसन, आर्किटेक्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूज मैनी ऑफ हिज फ्रेजेस इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमारा जो है वो जॉन लॉक खत्म हो जाते हैं। कल जो है हम रूसो और कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, फिर हमारे जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो खत्म। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड। अच्छा, तो बाद में वो कोई की बताएं। ठीक है मैम, फिर भी